नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2022 में बिहार में हुए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, द सैलरी ऑफ 6 वर्कर इज ₹12,000 बट विल बी द सैलरी ऑफ 5 वर्कर। 6 कर्मचारियों का वेतन 12,000 रुपये है, तो 5 कर्मचारियों का वेतन क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें 6 वर्कर की सैलरी दी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पे 6 वर्कर सैलरी कितनी दी हुई है, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ से हम एक वर्कर की सैलरी निकाल लेते हैं। 1 वर्कर सैलरी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 2 12 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास 1 वर्कर की सैलरी। अब हमने कितने वर्कर की सैलरी फाइंड करनी है, 5 वर्कर की। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 वर्कर सैलरी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 1 वर्कर सैलरी। तो एक वर्कर की सैलरी कितनी आ रही है, 2,000। तो 5 वर्कर है और एक वर्कर की सैलरी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2,000 के साथ। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 10। तो यहाँ पे आ गया 5 वर्कर की सैलरी आ जाएगी 10,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 2, एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 200 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 2 hours, it must travel at a speed of -km per hour. एक हवाई जहाज 5 घंटे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 आवर। हमने फाइंड क्या करना है, देखो स्पीड भी है टाइम भी है, बट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब स्पीड और टाइम दिया होता है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, 200 किलोमीटर पर आवर, तो ओवर में आर आ गया। मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है, 5 आर, तो 5 मल्टीप्लाई में आर, आर से आर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 200 किलोमीटर मल्टीप्लाई 5। 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 1000। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 1000 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर विद 200 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट केस में बोला हुआ है, अगर सेम जो अब हमारे पास ये डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस कितना आ गया 1000 किलोमीटर। अब इसी डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर करना है, 2 आवर में। टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2 आवर। तो बोले कितनी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा, तो हमने अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारे पास 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास 2 आवर। तो 2 से 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया हमारे पास 500 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी प्लेन की स्पीड होगी जब वो 2 आवर के हिसाब से डिस्टेंस को कवर करेगा, तो वहाँ पे जो हमारी स्पीड आएगी वो आएगी 500 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन क्रॉसेज 900 मीटर ब्रिज इन 9 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। एक व्यक्ति 900 मीटर के पुल को 9 मिनट में पार करता है, मीटर प्रति मिनट में उसकी गति क्या होगी। तो अब यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हमें गिवन, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 900 मीटर, तो यहाँ पे लिख लिया 900 मीटर, कॉमा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम बता रहा है कि ये लग रहा है इससे 900 मीटर को कवर करने के लिए 9 मिनट इज इक्वल टू 9 मिनट। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर
टाइम, और बोला जो यूनिट है जो हमने फाइंड करना, आंसर आना चाहिए मीटर पर मिनट में। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही है और जो टाइम है वो भी मिनट में ही है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इज इक्वल टू स्पीड कितनी आ गई 900 मीटर ओवर टाइम कितना आ गया 9 मिनट। तो 9 1 द 9, 900 द 900 इज इक्वल टू, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 4 days विच वी अलोन कैन डू इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला 6 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो गिवन दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो ए है वो अकेला एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 4 days में, और बी जो है बी अकेला कितने दिनों में सेम काम को ख़त्म कर रहा है 6 days में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 12, तो यही 12 क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 यूनिट। ओके, अब देखो ए एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 4 दिनों में, मीन्स टोटल वर्क कितना हमारे पास 12 यूनिट। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे, मीन्स एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 3 यूनिट। तो बी कितना कर रहा होगा 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का 1 डे वर्क कितना आ गया, एज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे, कोमा, और बी का कितना आ जाएगा बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना है 2 यूनिट पर डे। अब जो जब ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो लिख लेते हैं। ए एंड बीज 1 डे वर्क, जब ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट, तो कितना गया 3 + 2 5 यूनिट पर डे। तो कितना काम करेंगे दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट पर डे। अब हमसे यहाँ पे पूछा जो 12 यूनिट वर्क है तो ये दोनों मिलके उससे कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट 12 यूनिट वर्क। तो कितने दिन लेंगे ये 12 यूनिट वर्क को खत्म करने के लिए। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 12 यूनिट, और टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर कितना टाइम ले रहे हैं वो दोनों एक साथ काम करने के लिए, एक साथ में वो 5 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं, तो 5 यूनिट पर डे। तो अब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 डेज। तो 2.4 डेज में ये 12 यूनिट वर्क को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा 2.4। क्वेश्चन नंबर 5, A and B together can do a task in 12 days, which A can alone do the same task in 30 days. In how many days B alone can do it? A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को A अकेला 30 दिनों में कर सकता है, B अकेले इसे कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो गिवन डाटा क्या दिया हमें वो लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है A और B दोनों मिलकर एक साथ एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, ये 12 डेज में। ए जो है वो अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 30 दिन में। तो यहाँ पे ए अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 30 डेज में। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे 12 और 30 का। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास इन दोनों का
60, तो ये आ गया हमारे पास 60 यूनिट। अब यहाँ से हम ए बी का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। तो वन डे वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए एंड बी ने जितने दिनों में उस काम को खत्म किया। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे ए बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 5 यूनिट पर डे। और वैसे ए का कितना आ जाएगा फिर? 60 डिवाइडेड बाय 30, 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए एंड बी का वन डे वर्क कितना आ गया? ए बी वन डे वर्क इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। और ए अकेले का कितना आ गया वन डे का वर्क? ए अकेला काम कर रहा है एक काम को, ए अकेला सेम काम को मीन 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 30 डेज में। तो ए का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। एज वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 यूनिट पर डे। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है कि जो बी है वो अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो मीन्स हमने बी का वन डे वर्क निकाला है। तो बी का वन डे वर्क कैसे निकालेंगे? देखो, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 5 दिन, मतलब 5 यूनिट वर्क खत्म कर रहे हैं एक दिन में। तो 5 यूनिट पर डे। और यहाँ पे ए अकेला कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है? एक, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 यूनिट पर डे प्लस बी इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे इम्प्लाइज दैट। अब ये 2 यूनिट पर डे राइट साइड जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का। यहाँ पे प्लस था, उधर जाके माइनस का। तो बी का वन डे वर्क कितना आ जाएगा? 5 में से 2 यूनिट के कितना बचा? 3 यूनिट पर डे। तो ये आ गया हमारे पास बी का वन डे वर्क। अब ना हमने क्या पता करना है कि जो बी है वो 60 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करता है। तो नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं। तो लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट 60 यूनिट वर्क। तो क्या फॉर्मूला होता है टाइम या फिर डेज निकालने का? इज इक्वल टू टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी। तो टोटल वर्क का कितना है? 60 यूनिट। और बी ने अकेले एक दिन में कितना काम करा है? 3 यूनिट। तो आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल, 3 से 3 1 3, 3 2 6, 20 आ गया यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास डेज है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये न्यूमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 20, और ये डे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 20 डेज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो बी है वो अकेला 60 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा? 20 डेज में। क्वेश्चन नंबर 6, द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg. The individual weight in kgs of 6 of them are 52, 57, 55, 60, 59 and 50 kg. Find the weight in kgs of the 7th boy. तो हमें यहाँ पे मीन वेट दिया हुआ है 7 बॉयज़ का, और जो इनके इंडिविजुअल वेट्स भी दिए हुए हैं वो हमें बताए हुए हैं 6 बॉयज़ के इंडिविजुअल वेट भी बताए हुए हैं। तो मतलब जो 7th बॉय है उसका हमने वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। मीन वेट ऑफ 7 बॉयज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मीन वेट ऑफ 7 बॉयज कितने दिया हुआ हमें? 56 kg इज इक्वल टू 56 kg। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वेट निकाल लेते हैं 7 बॉयज का। टोटल वेट ऑफ 7 बॉयज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 56 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 392 kg। कितना आएगा? 392 kg। ये आ गया हमारे पास टोटल वेट कितना? 7 बॉयज का, 7 बॉयज। ओके। अब नाउ हमें नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि हमें 6 बच्चों का वेट अलग से दिया हुआ है। तो हम उनका क्या करेंगे? सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ वेट ऑफ 6 बॉयज
पहले तो उनका वेट लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55। चेक कर लेते हैं। 6 ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चों का हमें वेट दिया हुआ और इसका सम किसके इक्वल आ रहा है, तो ये सम आ रहा है हमारे पास इज इक्वल टू 338 kg। ना हमने सेवन्थ बॉय का वेट फाइंड करना है ना, तो वेट ऑफ सेवन्थ बॉय इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ 7 बॉय कितना हमारे पास 392 kg। 392 माइनस करेंगे किसको, वेट ऑफ 6 बॉय, तो 6 बॉयज का वेट कितना आ रहा है 338। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 kg। तो ये जो वेट होगा ये किसका होगा, 7th बॉय का वेट होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54 kg। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिविजुअल वेट ऑफ 7 प्लेयर ऑफ अ टीम आर as 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63. Calculate the average weight in kg। अब यहाँ पे हमें 7 प्लेयर का वेट बताया हुआ है इंडिविजुअली, तो हमने क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेट कितना आएगा हमारे पास, एवरेज वेट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 7 प्लेयर, सम ऑफ वेट ऑफ 7 प्लेयर, ये वेट की एब्रीविएशन होती है WT डॉट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर या फिर टोटल प्लेयर इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 7 प्लेयर। अब जो 7 प्लेयर का हमें इंडिविजुअल वेट दिया हुआ है उन्हें ऐड करेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है, 57 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं प्लेयर के 7, तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू इन सभी का सम कितना आ जाएगा, इन सभी को टोटल करेंगे तो सम आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 6 42 इज इक्वल टू 60 kg। तो ये आ जाएगा एवरेज वेट ऑफ 7 प्लेयर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 kg। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर अजय हैज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 फॉर 5 years with the simple interest of 5% per annum. What will be the interest amount? श्री अजय ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की राशि का निवेश किया। ब्याज राशि क्या होगी। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है उससे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5%, और टाइम कितना बताया हुआ है, टाइम भी कितना हमारे पास 5 ईयर। अब हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ब्याज राशि क्या होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई में टाइम भी कितना है 5, तो 20 से 20 कैंसिल और 5 से अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैंसिल तो होगा नहीं कुछ और, ये 0 कैंसिल आउट होगी, 50 बचा, 50 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। तो यही हमने कैलकुलेट करना था सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹1250। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू यील्ड 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने के लिए 900 रुपये की राशि के लिए कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या बताया हुआ है हमें यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 900 रुपीज़
और क्या बताया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ, रेट कितना है यहाँ पे 4.5% पर एनम। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, हमें सिंपल इंटरेस्ट भी बताया गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ यहाँ पे 81 रुपीज़। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम, तो टाइम हमने निकालना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखो प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, बट टाइम नहीं है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। अब यहीं से हम टी को एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, या फिर यहीं से हम टाइम निकालने का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। इम्प्लाइज टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। अब नो वैल्यू पुट करते हैं, तो टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 81 रुपीज़, तो 81 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 900, मल्टीप्लाई में 900 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 4.5, 100 तो ऊपर आ गया बट यहाँ पे कितना आएगा 4.5। अब देखो ये जो डेसिमल है इसके नीचे अब क्या आ जाएगा, जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसी 10 को मैं ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई में 45। अब 20 से 20 कैंसिल, 9 से 9 वन द 9, 9 9 द 81, आगे 9 से 9 वन द 9, 9 5 द 45, 5 से 5 वन द 5, 5 2 द 10। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 ही बचा, तो टाइम आ गया हमारे पास 2 ईयर, विच इज राइट आंसर। चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 2 ईयर। तो 2 साल में जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5% पर एनम के हिसाब से 900 रुपये के ऊपर कितना ब्याज लग जाएगा 2 साल में 81 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन बाउट अ बाईसाइकिल फॉर ₹250, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। एक आदमी ने 250 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो। तो अब गिवन क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250 रुपीज़ कॉमा, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो बोला कि सेलिंग प्राइस कितना हो, अगर हमें प्रॉफिट हो 10%, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 प्लस 10% का मतलब क्या होता है 1/100, तो 10/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 250, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 250 प्लस 25, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 275 रुपीज़। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ₹275। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स हैज बॉट एन एटम फॉर ₹500 एंड सेल इट फॉर ₹600, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। मिस्टर एक्स ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत की गणना करें। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़, तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास हो रहा है प्रॉफिट, कैसे पता चलेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है और सेलिंग प्राइस की ज़्यादा है, तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है 600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपीज़। अब नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 मल्टीप्लाई में 100,
तो 100 1 द 100, 100 5 द 500, 5 1 द 5, 5 20 द 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल, द नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास इज व्हाट? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट मीन्स बॉय प्लस गर्ल्स टोटल, तो कितने हमारे पास? 50 इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट। अब यहाँ पे बोला है कि 40% आर गर्ल्स, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो 40% का मतलब क्या है? 40/100 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट कितने? 50, 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 2 20 द 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 20। अब हम नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20 इज इक्वल टू 30 बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए क्लास में? 30, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 13, इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 11th there are 50 students, 10% student failed, how many student passed in class 11th? अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में? 50। अब बोला कि 10% स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। तो हम जो स्टूडेंट फेल हुए उनका नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास 11th, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू कितने फेल हुए? 10%, 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो इज इक्वल टू 10%, परसेंट का मीन्स 1/100, तो 10/100 मल्टीप्लाई में टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 50, मल्टीप्लाई में 50, 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 2 5 द 10 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। 50 में से कितने बच्चे फेल हुए? 5। अब हमने क्या फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट पास हो गए 11th क्लास में। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन क्लास 11th, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टोटल स्टूडेंट इन क्लास और माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल। माइनस में क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में? 50, फेल कितने हुए? 5 इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 45। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन क्लास 11th वो कितने आ गए हमारे पास? 45 स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 45 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया यहाँ पे? 10 + 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10। तो जब हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नाउ यहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पे दी हुआ है तो हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 10 और 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख लेते हैं 10 + 10 मल्टीप्लाई में इन दोनों को सोल्व करके कितना आ गया? 1।
अब डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 प्लस 10 इंटू 1 कितने होते हैं, 10। अब मल्टीप्लाई भी हो गया। अब उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारे पास एडिशन। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी फाइनल आंसर ऑफ फॉलोइंग। क्या दिया यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, फॉर ओपन ब्रेसेस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ओपन ब्रेसेस क्लोज। अब ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो हम यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन है तो हम ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो यहाँ पे भी हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे फर्दर। तो अब अंदर वाले के लिए हमारे पास अंदर ब्रैकेट नहीं है, फिर वहाँ क्या है आगे डिवीजन है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो क्या आएगा डिवाइड करके, 15 को डिवाइड किया 5 से, आंसर कितना आएगा 3। अब लिख लेते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में, फॉर ओपन ब्रेसेस 10 कितना आ गया इन दोनों को सोल्व करके 3। तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज। ना डिवीजन हो गया। अब डिवीजन के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो देखते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 4 इंटू में 10 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है एडिशन ब्रैकेट के अंदर। तो एडिशन करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में 12 प्लस 10 कितने होते हैं 22 माइनस 4। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या होगा ब्रैकेट पोर्शन के अंदर, सब्ट्रैक्शन करना। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 22 माइनस 4 कितने बचे, इज इक्वल टू 4 इंटू में 18। ओके अब नाउ अब यहाँ पे देखो हमारे पास अब 4 है और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बट ब्रैकेट के बाद डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 18 4 से कितने होते हैं 72। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा 72। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 72। Question number 16. A shopkeeper bought 100 oranges and 100 bananas. He found 15% of oranges and 8% of banana were rotten. Find the percentage of fruit is good condition. एक दुकानदार ने 100 संतरे और 100 केले खरीदे। उसने पाया कि 15% संतरे और 8% केले सड़े हुए थे। अच्छी स्थिति में फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहले हम ऑरेंजेस के लिए फाइंड करेंगे कि ऑरेंजेस में कितने ऑरेंजेस है जो कि गुड कंडीशन में है, और फिर बनाना के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम किसे लेंगे ऑरेंजेस को। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 100। ओके अब बोला कि 15% आर रोटन, कितने, तो हम नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 10% सॉरी 15% ऑफ टोटल ऑरेंजेस। और टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 100, तो 50% ऑफ 100। इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 15/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 15। तो जो हमारे पास 15 संतरे हैं वो क्या हैं गले हुए हैं। तो यहाँ से हम गुड कंडीशन वाले ऑरेंजेस फाइंड कर सकते हैं। तो ऑरेंजेस आर इन गुड कंडीशन, ऑरेंजेस आर इन गुड कंडीशन। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस कितने 100 और माइनस कर देंगे हम रोटन ऑरेंजेस। तो रोटन ऑरेंजेस कितने 15। तो कितने बच गए हमारे पास ऑरेंजेस आर इन गुड कंडीशन 85। तो ये जो 85 ऑरेंजेस हैं ये साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, जो कि खाने लायक हैं। अब सेम केस हम अप्लाई करेंगे बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे भी हम रोटन बनाना के नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ
बनानास आर रोटन कितने बनाना रोटन हो चुके हैं, कितने गल गए हैं बनाना 8%, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8% ऑफ 100। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8% ऑफ 100। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, तो कितने आगे 8 बनाना जो कि गल गए हैं। तो नंबर ऑफ बनानास आर इन गुड कंडीशन, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ बनानास, यहाँ पे भी हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर इन गुड कंडीशन। ओके, तो नंबर ऑफ बनानास आर इन गुड कंडीशन क्या आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने 100, और इसमें से माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ बनानास आर रोटन कितने 8, तो 100 - 8 इज इक्वल टू 92। तो हमारे पास टोटल फल कितने हैं 200 हो गए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस प्लस नंबर ऑफ बनाना 200। अब 200 में से टोटल कितने फल जो है वो अच्छे हैं, तो 85 + 92 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 177। अब हमने क्या निकालना है परसेंटेज निकालनी है किसकी, जो अच्छे फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रूट्स आर इन गुड कंडीशन, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन गुड कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब देखो कितने फ्रूट्स अच्छे हैं, तो बनाना ऑरेंजेस के कितने हैं 85 और बनाना के कितने 92, तो 85 + 92 कितने होते हैं 177, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने आगे 100 ही ऑरेंजेस है और 100 ही बनाना, तो कितने आगे 200। अब हम इसे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100, परसेंटेज फाइंड करनी है ना हमें, तो मल्टीप्लाई 100, 100 × 100, 100 × 2 = 200। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 से 2 × 8 = 16, फिर 2 × 8 = 16.25 = 10, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 88.5 फ्रूट्स आर इन गुड कंडीशन, तो ये आ गई हमारे पास परसेंटेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट 88.5%, 88.5%। Question number 18. A cricketer has an average score of 50 runs in 9 innings. Find out how many runs are to be scored by him in the 10th inning to raise the average score to 52. एक क्रिकेटर का 9 पारियों में औसत स्कोर 50 रन है। ज्ञात कीजिए कि उसे 10वीं पारी में औसत स्कोर बढ़ाकर 52 करने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी इनिंग खेलनी है, अभी तक उसने 9, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल ऑफ 9 इनिंग्स इज इक्वल टू कितने रन बनाए उसने अभी तक, एवरेज कितना स्कोर उसका 50, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, 50 × 9 इज इक्वल टू 9 5 450 रन, तो ये आगे टोटल रन इन 9 इनिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, मान लो कि जो उसने 10th इनिंग खेलनी है तो उसमें उसने x रन बनाए, यहाँ पे जब 10th इनिंग में उसने x रन बनाए तो उसकी एवरेज कितनी होगी 52, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज कितनी आ रही है उसकी 52 इज इक्वल टू टोटल इनिंग कितनी है हमारे पास 9 इनिंग के रन कितने आगे 450 प्लस जो 10th इनिंग खेली उसके रन कितने उसने x डिवाइडेड बाय टोटल कितनी खेली उसने अभी तक 10। अब 52 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 520 इज इक्वल टू 450 प्लस x। तो अब हम यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं, ये 450 इधर जाके प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 520
माइनस 450 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स कितने इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, तो जो 10th इनिंग में कितने रन बनाए गए 70, और जिसकी वजह से जो एवरेज हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 52। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 70 रन। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखते हैं इसे सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। 60% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 के साथ, तो क्या आ जाएगा 60/100। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये वाली जीरो, 6 8 द 48। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 48। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 48। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। क्वेश्चन नंबर 20, 5 buses कैरी 250 पैसेंजर, हाउ मैनी पैसेंजर कैन बी कैरिड बाय 8 सच बसेस। 5 बसों में 250 यात्री सवार है, ऐसी 8 बसों द्वारा कितने यात्रियों को ले जाया जा सकता है। अब गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। 5 बसेस है बसेस, और 5 बसेस में कितने पैसेंजर जा रहे हैं 250 पैसेंजर, 250 पैसेंजर। तो हम एक बस में कितने पैसेंजर जा सकते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 बसेस में, एक बस में कितने पैसेंजर जाएंगे इज इक्वल टू 250 पैसेंजर जा रहे हैं 5 में, तो एक में जाएंगे 250 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 द 5, 5 5 द 25, कितना आ गया 50 इज इक्वल टू 50 पैसेंजर। तो हमसे क्या पूछा हो यहाँ पे 8 बसेस में कितने पैसेंजर जा सकते हैं। तो एक बस में इतने पैसेंजर जाएंगे, तो 8 बसेस में कितने पैसेंजर जा सकते हैं इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में, एक बस में 50, तो 8 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 8 5 40, 400 पैसेंजर। तो 8 बसेस में कितने पैसेंजर जा सकते हैं 400। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 400।